डीमन स्लेयर एक बड़ा ही जबरदस्त एनिमे है और अगर आपको नहीं पसंद इसका मतलब आपने सही से नहीं देखा। इस एनिमे के अंदर काफी सारी फाइट्स होती हैं, तो हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल फाइट के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे हशीरा भाई साहब रेंगोकू की फाइट डीमन किंग समझ लो मुजान के साथ होती तो उसका क्या आउटकम निकलता, क्योंकि रेंगोकू बेचारा इन्फिनिटी कैसल के आग तक जिंदा बचता नहीं। लेकिन इस फाइट के ऊपर आने से पहले शुरू में हम थोड़ी सी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे रेंगोकू भाई साहब का जब मुगेन ट्रेन आर्क के अंदर अकाजा के साथ लड़ाई हो रही होती है तो उस टाइम हमारे रेंगोकू भाई साहब का मार्क अवेकन क्यों नहीं होता। तो मैंने आप सबको सही इंफॉर्मेशन देने के खातिर सारा रेडिट छान मारा और सारे के सारे फैन पेजेस से को पूरा स्क्रॉल करके पढ़ा और यह आउटकम निकला कि उस फाइट जब अकाजा के साथ लड़ाई हो रही होती है रेंगोकू की तो वो अपने मार्क इसलिए अवेकन नहीं कर पाता क्योंकि सबसे मेन कंडीशन जो मार्क अवेकन करने की है वो नहीं सक्सेसफुल होती। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि कोई सन हशीरा का मार्क जब तक अवेकन नहीं होगा, सन ब्रीदर जो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, जब तक उसका मार्क अवेकन नहीं होगा किसी और हशीरा डीमन स्लेयर किसी का मार्क अवेकन नहीं हो सकता। ये चीज योरिची के टाइम पर भी थी, लेकिन क्योंकि योरिची ने बहुत पहले ही अपना मार्क अवेकन कर लिया था तो बाकी सारे हशीरा आराम से कर रहे थे। लेकिन इस दफा प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास सन ब्रीदर कौन था? सन ब्रीदर था टांजिरो, और टांजिरो का मार्क पूरे उस आर्क मुगेन ट्रेन के आर्क में अवेकन नहीं हुआ। अब क्योंकि टांजिरो का मार्क अवेक नहीं हो रहा तो चाहे वो कोई रेंगोकू हो, टेंजिन हो, कोई सा भी हशीरा हो, उसका मार्क अवेकन नहीं होगा, चाहे कुछ भी आप कर लो। इसलिए उसका बेचारे का मार्क अवेकन नहीं हो पाया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई जब अकाजा ने उसको मार ही दिया ना, उसके अंदर पूरा हाथ घुसा दिया और जब वो बंदा मरने वाला है तो उस टाइम पे आके रेंगोकू डीमन क्यों नहीं बना? क्योंकि हमको काइगाकू के बारे में पता चलता है। अब काइगाकू कौन था? वो थंडर ब्रीदर था जो जेनिट्सू का दोस्त था, मेंटोर टाइप आप समझ लो, तो वो भी तो डीमन बन गया ना। तो रेंगोकू को क्या मसला था, वो क्यों नहीं बना? तो उसकी रीजन ये है कि रेंगोकू के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम बहुत थी। अब रेंगोकू के अब्बा कौन थे? खुद फ्लेम हशीरा। अब एक फ्लेम हशीरा का बेटा डीमन बन गया, ये बात रेंगोकू को गवारा नहीं थी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो ये कर देता तो आगे चल के पता नहीं कितने सारे डीमन स्लेयर थे जो यही बात अपना लेते कि थोड़ा से मजबूत बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, बाद में डीमन बन जाओ, हमेशा के लिए जिंदा रहो। इसलिए रेंगोकू डीमन नहीं बना। अब हमने इन दोनों बातों को डिस्कस कर लिया। अब हम एक और चीज के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर टेंजिन और की फाइट होती है किसके साथ? ग्योटारो के साथ। अब ग्योटारो ने टेंजिन को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया, उसको पॉइजन भी कर दिया, हाथ भी काट दिया, सब कर दिया, फिर भी टेंजिन का मार्क अवेक नहीं होता। अब इधर दो चीजों को बड़ा लोग डिस्कस करते हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो ये कि टांजिरो का डीमन मार्क अवेकन हो जाता है, लेकिन बिल्कुल एंड में आके होता है। तो टेंजिन का भी अगर मार्क उस टाइम पे अवेक हो जाता तो कोई फायदा था नहीं, क्योंकि वो मर ही गया था ग्योटारो उस टाइम। ऑल्सो आपको अगर आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि डीमन मार्क अवेकन करने की एक और कंडीशन ये थी कि आपका जो हार्ट बीट है वो 200 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होना चाहिए। टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, एक आम इंसान की हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान होती है, यानी उससे डबल। तो ये जो हार्ट बीट तेज करने की वजह से ब्लड फ्लो तेज होता है। अब टेंजिन की बॉडी में क्या था? ग्योटारो ने क्या डाला था उसकी बॉडी में? पॉइजन। अगर वो अपनी हार्ट बीट को तेज करता तो पॉइजन ज्यादा जल्दी फैलता, इसलिए उसने अपनी हार्ट बीट को स्लो कर दिया था ताकि पॉइजन आहिस्ता फैले, ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। अब जब उसने अपनी हार्ट बीट को स्लो कर दिया तो वो कैसे अपना मार्क अवेकन करेगा? तो यहाँ पे हमने ये बात भी डिस्कस कर ली कि कोई हशीरा का मार्क क्यों नहीं अवेक हुआ। अब बाकी जो थे उनकी बात अलग है। अब हम आ जाते हैं कि आखिर फाइट होती तो क्या होता। तो लेट्स अज्यूम कि रेंगोकू जिंदा बच गया और रेंगोकू इन्फिनिटी कैसल आर्क तक पहुंच गया। अब वो एक फ्लेम ब्रीदर हशीरा है। मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा, जहां तक जो सन ब्रीदिंग टेक्निक से ही सारी टेक्निक्स निकली, चाहे वो वाटर हो, अर्थ हो, जिस थंडर ब्रीदिंग, साउंड, लव, सारी की सारी सन ब्रीदिंग से निकली। सन ब्रीदिंग के सबसे करीब जो ब्रीदिंग थी वो फ्लेम ब्रीदिंग थी। तो सन ब्रीदिंग के बाद टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक स्टोन ब्रीदिंग नहीं बल्कि फ्लेम ब्रीदिंग होनी चाहिए थी। स्टोन ब्रीदिंग तो इसलिए थी क्योंकि स्टोन ब्रीदिंग का हशीरा इतना मजबूत था, लेकिन फ्लेम ब्रीदिंग को सबसे मजबूत होना चाहिए था। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर तो रेंगोकू एंड तक बचता तो बहुत आसानी से एटलीस्ट हरा तो नहीं पाता, सारे बाकी हशीरा नहीं मिलते, लेकिन काफी ज्यादा जख्मी कर सकता था। ऑल्सो जो हमारे पास ये टांजिरो है, टांजिरो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव सन ब्रीदिंग के अंदर, जिसको वो फॉर्म 13 जो बाकी सारे फॉर्म्स का जोड़ करके बना है, ये अभी तक हमको नजर नहीं आया।
आई एम श्योर कि ये हमें एंड में जरूर नजर आएगा, लेकिन अभी तक हमने उसका फॉर्म 13 की बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं देखी। अब उसके बाद कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था, वो था सन हेलो, जो उसने वो जो एक हशीरा होता है जिसकी गर्दन काटो तो वो 4 बन जाता है और वो इमोशंस और एंड में आके वो इमोशन सारे साथ हो जाते हैं, वो जो हशीरा है उस हशीरा के खिलाफ टांजिरो ने अपना वो मूव इस्तेमाल किया था सन हेलो वाला। वो सन हेलो का मूव देयर इज अ पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकली कि रेंगोकू भी कर सकता है, क्योंकि सन हेलो सन ब्रीदिंग तो है लेकिन वो फ्लेम ब्रीदिंग से भी बहुत करीब है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रेंगोकू भी उस मूव को इस्तेमाल कर पाता, और अगर वो उस मूव को इस्तेमाल कर लेता तो मुजान को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। इसके साथ ही साथ ये एक हशीरा था। अब हशीरा के पास नॉर्मल डीमन स्लेयर से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा पावर होती है, उनका जो कटाना होता है, जो उनकी स्वॉर्ड होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। तो जहां मुइचिरो और बाकी मिस्ट हशीरा ले लो या दूसरे जो हशीराज हैं, यहां तक वाटर हशीरा ग्यू ने भी जितना पार्ट किया अपने इन्फिनिटी कासलात में, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही पार्ट रेंगोकू भी अदा कर देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होती एंड देयर इज अ 70% पॉसिबिलिटी के रेंगोकू बहुत सिवियर डैमेज करता मुजान को। लेकिन अगेन यहां भी एक प्रॉब्लम है कि मुजान के पास थी इन्फिनाइट रीजेनरेशन एबिलिटी, यानी कि जहां जितनी देर में रेंगोकू उसको काटता वो वापस रीग्रो करके सही हो जाता। तो अगेन इसके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या होता, लेकिन हाइपोथेटिकली रेंगोकू बड़ा अच्छा कंपेटिटर होता, क्योंकि हमें देखा कि सन ब्रीदिंग जो हशीरा है, हशीरा तो खैर नहीं बन पाया था टांजिरो एंड में, लेकिन टांजिरो जितनी अच्छी फाइट करता है मुजान के साथ, एनिमे में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर आपने मांगा पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि टांजिरो का एंड क्या होता है। तो अगर फ्लेम हशीरा वहां तक जिंदा बचता तो हमें उतनी ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती, लेकिन वही कि उसका मरना भी जरूरी था, क्योंकि किसी न किसी हशीरा को तो नुकसान होते हुए दिखाना था ना, और एक ऐसे हशीरा को जिसके ऑप्टिमिज्म और इंथुजियाज्म इतना ज्यादा हो, ये दिखाना कि वो ही सबसे पहले मर जाता है और अपने एंड के वक्त में भी वो किसी और को ब्लेम नहीं करता। ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है सारे व्यूअर्स को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या होता अगर रेंगोकू की मुजान के साथ लड़ाई होती, क्योंकि मुझे तो लगता है कि रेंगोकू अपने सारे फॉर्म इस्तेमाल कर लेता। रेंगोकू मतलब इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस तरीके से हमें देखता है कि जेनिट्सु जब काइगाकू के खिलाफ अपना एक नया फॉर्म रिवील करता है, तो हो सकता है रेंगोकू भी अपना एक नया फॉर्म रिवील करता मुजान के खिलाफ, क्योंकि वो तो हशीरा है, उसको तो ऑलमोस्ट ट्रिपल एक्सपीरियंस है टांजिरो के मुकाबले में, तो अपना नया मूव भी बना सकता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती एंड मुजान को हराना आसान तो हो जाता, ठीक है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एटलीस्ट 20-30% आसान हो जाता। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अपने फेवरेट एनिमे का नाम भी बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़े और एनिमेस को भी रिव्यू करना है, तो काइंडली डू गिव मी सम रिकमेंडेशंस, चाहे वो इसी का हो कुछ, बस रोम कॉम के मत देना, रोम कॉम मुझे बड़ा बुरा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।